नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बीच नियम, कानून और नैतिकता की कसौटियों को लेकर टकराव चल रहा है। व्हाट्सएप और ट्विटर सहित तमाम कंपनियां भारत सरकार की गाइडलाइंस मानेंगी या फिर यह लड़ाई आगे और तीखी होगी? आज इसका विश्लेषण करेंगे। इस विश्लेषण में आपको केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से टकराव के बीच पहली बार कानून मंत्री ने सरकार की तरफ से खुलकर तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। भारत के आम लोग और उनकी निजता के अधिकार पर इस टकराव का क्या असर होगा? क्या सरकार आम लोगों के मैसेज बॉक्स में ताक झांक करना चाहती है या सिर्फ असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाना चाहती है? मैसेज के सीक्रेट ताले यानी इंक्रिप्शन का क्या चक्कर है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको खुद रविशंकर प्रसाद देंगे। देश में कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा भले ही कम हुआ हो, लेकिन हालात अब भी भयानक हैं। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता है और ऐसे में भारतीय वायुसेना का मिशन ऑक्सीजन लोगों की टूटती हुई सांसों को जोड़ने के काम आ रहा है। आज इस मिशन ऑक्सीजन की हवाई रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। भारत के सुस्त वैक्सीनेशन कार्यक्रम को तेज करने के लिए विदेशी वैक्सीन की तेज सप्लाई की जरूरत है। ऐसे में मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन को तुरंत भारत लाने में क्या पेच है और यह काम कैसे जल्दी हो सकता है, इसकी पड़ताल करेंगे। और कोरोना के इलाज के लिए बनाई गई डीआरडीओ की 2DG दवा की कीमत तय हो गई है। 2DG के एक पाउच की कीमत 990 रुपए रखी गई है। केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा सरकारी अस्पतालों को इसकी खरीद पर छूट दी जाएगी। 2DG दवा को डीआरडीओ के इनमास ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी की मदद से तैयार किया। इन दिनों भारत सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच बयानबाजियां ट्रेंड कर रही हैं, जिनके केंद्र में है सोशल मीडिया को लेकर बनाई गई नई गाइडलाइंस। सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बीच टकराव जारी है और इस टकराव पर आज तक ने केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है। इसे देखने से पहले आपको यह समझना चाहिए कि यह पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ और कहां तक पहुंच चुका है। देखिए, सोशल मीडिया एक डेमोक्रेटिक मीडिया है। इसमें हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अवसर मिलता है और उसका भी इतना ही महत्व है जितना किसी बड़े आदमी का। सोशल मीडिया ने पिछले कुछ सालों में भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। देश में जागरूकता आई है, अकाउंटेबिलिटी आई है, संवेदनशीलता आई है। आपने देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी सरकार ने लोगों को कैसे मदद की है। पीएम मोदी जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के फैन हैं, उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मोदी सरकार के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा है, जिसकी वजह है सोशल मीडिया कंपनियों के लिए बनाई गई वो गाइडलाइंस जिन्हें सोशल मीडिया कंपनियां लागू करने को तैयार नहीं है। ट्विटर और सरकार के बीच तो खुली जंग छिड़ चुकी है। ट्विटर का कहना है कि वो नए नियमों को लेकर अपने यूजर्स की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संभावित खतरे से चिंतित है, जिसके जवाब में केंद्र सरकार ने कहा है कि ट्विटर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश ना करें। ट्विटर ने अपने बयान में अपने यूजर्स की अभिव्यक्ति की आजादी के साथ साथ भारत में अपने अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है, क्योंकि संबित पात्रा के टूल किट वाले ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगने के बाद दिल्ली पुलिस की टीमें ट्विटर के गुरुग्राम और दिल्ली स्थित दफ्तर पहुंच गई थी। क्या कोई भी देश अपने देश के हितों के खिलाफ कोई भी संस्था, कोई भी व्यवस्था अगर काम कर रही है तो क्या उसको वो नजरअंदाज कर सकती है? क्या वो इग्नोर कर सकती है? इसको ध्यान में रख करके जो हमारे यहाँ कानून है, उस कानून के हिसाब से सभी को चलना पड़ेगा। अब आपको आसान तरीके से समझाते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नई गाइडलाइंस की जरूरत को लेकर भारत सरकार के क्या तर्क है। पहला तर्क तो ये है कि आप इन कंपनियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवा सकते। इन सोशल साइट्स की शिकायत करने के लिए आपके पास भारत में मौजूद किसी अधिकारी से संपर्क करने का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप कंपनी के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर शिकायत भेजते हैं तो उस शिकायत पर कार्रवाई की कोई टाइम लिमिट तय नहीं है, और अगर शिकायत पर कार्रवाई होती भी है तो सभी कंपनियां अपने अपने नियम के हिसाब से खुद फैसले ले लेती हैं।
कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी पोस्ट या ट्वीट को बिना कारण बताए हटा सकता है और भारत के कानून के प्रति इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कोई खास जिम्मेदारी भी नहीं। ये वो तर्क हैं जो नई गाइडलाइंस को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि हमें हीनियस क्राइम, रेप, टेररिस्ट एक्ट्स, सेडेशन अगेंस्ट कंट्री, अगर ऐसी कोई चीजें हैं जहां की हीनियस क्राइम्स है, जहां की क्राइम अगेंस्ट द स्टेट है, वहां अगर हमें डाटा चाहिए तो वो हमें पता लगना चाहिए कि ये कहां से ओरिजिनेट हुआ, किसने ये व्हाट्सएप मैसेज या किसने ये ट्वीट या किसने फेसबुक के ऊपर ये डाला है। अगर ऐसे केस में हमें ये पता लग जाए या पुलिस को ये पता लग जाए कि भाई ये कौन लोग हैं जो ये इस तरीके की मैसेज फैला रहे हैं, कौन लोग ऐसी भ्रांति फैला रहे हैं, कौन लोग ऐसे मिसकम्युनिकेशन फैला रहे हैं, तो गवर्नमेंट जरूर जानना चाहेगी और उन लोगों को अकॉर्डिंगली पनिश किया जाएगा। सोशल मीडिया कंपनियां जिस बात का सबसे ज्यादा डर दिखा रही हैं, वो है यूजर्स की निजता के अधिकार का उल्लंघन, जिसको सरकार सोशल मीडिया कंपनियों का बहाना बता रही है। जानकारों के मुताबिक नई गाइडलाइंस लागू होने पर ट्विटर अपनी मर्जी के हिसाब से बिना किसी स्पष्टीकरण के किसी ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का लेबल नहीं लगा पाएगा। नई गाइडलाइंस लागू होने पर अगर ट्विटर ऐसा करता भी है तो उसे बताना होगा कि उसने किसी ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया फ्लैग क्यों किया। साथ ही भ्रामक और फेक न्यूज पर तय वक्त में कार्रवाई करने के लिए नए नियम दबाव बनाने का काम करेंगे। जानकार कहते हैं कि दुनिया के तमाम बड़े देशों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नियम और पाबंदियां लागू हैं, तो भारत में इन कंपनियों को नियमों से चलने में क्या दिक्कत है। आज तक ब्यूरो। ये पूरा विवाद क्या है ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसको लेकर केंद्र सरकार का क्या स्टैंड है ये समझने के लिए मैंने देश के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद का इंटरव्यू किया है, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया के लिए नए नियमों की संदर्भ सहित व्याख्या की है और सोशल मीडिया कंपनियों के डर को दूर करने की कोशिश भी की। सोशल मीडिया के नए नियमों पर जारी विवाद पर यह केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद का पहला और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है। जुड़ रहे हैं रविशंकर जी, बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि पहली बार हो रहा है कि इस पूरे विवाद के बीचों बीच आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए सामने आ रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहती हूं कि हमारे दर्शक इस बात को समझने से शुरुआत करें इस बातचीत की कि सरकार की मंशा इसके पीछे क्या है, क्यों इतनी उठापटक, इतना खींचतान मचा हुआ है। क्योंकि आपका चैनल बहुत विस्तार से देखा जाता है, तो मुझे कृपया करके थोड़ा वक्त दीजिए। मैं संक्षेप में ये विषय को आपके दर्शकों के लिए रखना चाहता हूं। भारत में लगभग 130 करोड़ फेसबुक, आपके व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन, इसके लोग यूज करते हैं। स्वागत है, वो इसका उपयोग करें, वो शक्तिशाली भी बने, वो सवाल पूछें, सरकार की आलोचना करें, हम इन सबों का पूरा सम्मान करते हैं। और ये विदेशी कंपनियां भारत में मुनाफा कमाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। विषय सोशल मीडिया कंपनी के उपयोग का नहीं है, विषय इसके दुरुपयोग का है। और जब दुरुपयोग होता है तो वे व्यक्ति क्या करे। क्या सच्चाई नहीं है कि कई बार माताएं मुझसे शिकायत करती कि उनकी बिटिया किसी के प्रेम में फंस गई थी, अब उसका एक्स बॉयफ्रेंड वो सारे कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोग्राफ को वायरल कर रहा है, किसी महिला की मॉफ फोटो दिखाई जाती है, किसी को डिफेम करते हैं, कोई नया उद्योग खोलता है तो उसके प्रतिद्वंदी शुरू से इतना कैंपेन चलाते हैं सोशल मीडिया पर कि वो संपादक, पत्रकार, उद्योगपति, अब जजेस भी। तो इसकी शिकायत का क्या केंद्र होगा। स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने प्रांजुला केस में कहा था कि रेप इत्यादि पर एक सख्त कानून बनना चाहिए सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए। अभी मेरे पास ये फेसबुक का केस है सितंबर 2019 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो ओरिजिन होता है कोई खुराफाती मैसेज का जिससे समस्या होती है, उसके जानने का अधिकार है, सरकार को रेगुलेशन बनाना चाहिए। संसद में चर्चा हुई थी, मैंने स्वयं संसद को फेक न्यूज़ पर कंफर्म किया था। आजकल आपके चैनल, क्या सभी चैनल फेक न्यूज़ की खोज करते हैं कि ये वायरल है, सही है या गलत है। संसद की अनुशंसा, सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा, व्यापक विमर्श के बाद हमने इसको लाया। 25 फरवरी को 3 महीने का वक्त दिया। हम क्या चाहते हैं, आप एक भारत में ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर बनाइए, शिकायत का केंद्र का पदाधिकारी, जहां पीड़ित लोग शिकायत कर सकें। एक आप कंप्लायंस ऑफिसर बनाइए, एक आप नोडल ऑफिसर बनाइए। और दूसरा, व्हाट्सएप से क्या आग्रह है, इसको बहुत ठीक से समझिए। ऑर्डिनरी व्हाट्सएप के यूजर को कोई शिकायत नहीं, वो आराम से काम करें। हम उन्हीं मैसेज का ओरिजिन चाहते हैं
जिसके मैसेज के सर्कुलेट होने के कारण हिंसा होती है, सांप्रदायिक दंगा होता है, आतंकवाद की घटना बढ़ती है, या कोई बलात्कार की घटना या बच्चों के साथ सेक्सुअल एब्यूज की घटना को आप वायरल करते हैं। ऐसे में आपको बताना पड़ेगा यह खुराफात किसने शुरू किया, वो बता। और देखिए, हम कोई मैसेज नहीं जानना चाहते हैं, उनका मैसेज तो ऑलरेडी वायरल है। आप तो इतने अनुभवी पत्रकार हैं, आपको पता है कि दिल्ली के सीए के समय दंगों में बहुत से व्हाट्सएप मैसेज पाकिस्तान से आए थे, तो हिंदुस्तान में उसको किसने शुरुआत किया? यही तो कुल मिला के मामला है। तो इसमें दिक्कत क्या है? ये तो इन लोगों को खुद करना चाहिए। तरफ से ये कहा गया है कि इसके लिए इंक्रिप्शन को तोड़ना होगा, और जैसे ही इंक्रिप्शन टूटा, यानी कि सबके जो निजी मैसेजेस हैं उसको व्हाट्सएप को उसका बैकअप रखना पड़ेगा, अपने पास रखना पड़ेगा, और सीधे तौर पर इसका मतलब हो जाएगा कि उनकी जो निजता है वो अब निजी रही नहीं गई। मैं आपका इस उत्तर आपको अभी देता हूं, लेकिन पहले एक मुझे सवाल पूछना है। अमेरिका के राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, कनाडा के प्रधानमंत्री जब संयुक्त रूप से आपसे आग्रह करते हैं तो वहां तो आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अमेरिका की एफबीआई जब आपसे मांगती है कि हमें इन आतंकवादियों का मैसेजेस बताओ, तो आप देते हैं कि नहीं देते? सिर्फ भारत में ही आपको समस्या है? अरे टेक्नोलॉजी तो सबका उत्तर है। और फिर कहूंगा श्वेता जी, आप इस महकमे को फॉलो करती हैं, तो आप हमें यह बताइए कि अभी जो व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है, जिसको लेकर कोर्ट में बहस भी चल रही है, हमने भी नोटिस किया, उन्होंने कहा है कि अभी हम इसको रोकेंगे जब तक डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं आता है। उसमें क्या कहा हुआ है कि व्हाट्सएप अपने यूजर्स का डेटा फेसबुक और बिजनेस एंटिटी के साथ साझा करेगा। तो उस समय इंक्रिप्शन का सवाल नहीं है क्या? आप मुझे ये बताइए। जब फेसबुक ने कैम्ब्रिज एनालिटिका को लगभग 5 लाख भारतीयों का डेटा दे दिया था, तो उसमें इंक्रिप्शन की समस्या नहीं थी क्या? ये टेक्नोलॉजी की समस्या है, टेक्नोलॉजी के द्वारा सुधर जाएगी। फिर मैं रिपीट करता हूं, आम व्हाट्सएप के यूजर्स बिल्कुल मस्त रहें, वो सुरक्षित है, उनकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यह सिर्फ और सिर्फ उसी मैसेज के बारे में है जो पब्लिकली सर्कुलेटेड है, जिसके कारण दंगा होता है, हिंसा होती है, आतंकवाद बढ़ता है, भारत की सुरक्षा पर खतरा होता है, अथवा बलात्कार, नग्न महिला या बच्चों के यौन शोषण की बात को आप वायरल करते हैं। तो खुराफात किसने शुरू की, ये बताइए। ये तो आपका कानून के प्रति स्वयं का सम्मान होना चाहिए ना। तो आपके हिसाब से भारत के लिए अलग उनके नियम है, दूसरे देशों के लिए अलग, लेकिन फिर क्यों वो भारत के साथ ऐसा पक्षपात करना चाह रहे हैं? ये चीजें हो ही क्यों रही हैं? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। तो आप देश के कानून मंत्री और देश के आईटी मंत्री से बात कर रही हैं, संचार मंत्री से। तो श्वेता जी, बहुत मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं इन सारी सोशल मीडिया कंपनियों को, भारत की डिजिटल संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर भारत में आपको व्यापार करना है, आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अमेरिका की, स्वागत है, व्यापार करिए, करोड़ों अरबों कमाइए, लेकिन भारत के कानून और भारत के संविधान का आपको पालन करना पड़ेगा। यह बात बहुत विनम्रता से लेकिन सख्ती से मैं बता रहा हूं, और इसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। और फिर सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये तो हम भारत के सोशल मीडिया के यूजर्स को मजबूत कर रहे हैं कि भैया तुमको शिकायत है तो तुमको शिकायत के निवारण का जगह मिलना चाहिए। आज ये कहते हैं अमेरिका में जवाब दीजिए, अमेरिका में कंप्लेन करिए। कमाल है, आप यहां से अरबों कमाएंगे भारत के यूजर्स से, लेकिन उनके शिकायत का कोई आप प्लेटफॉर्म नहीं देंगे जहां वो शिकायत कर सके। एक विछप मां अपनी बेटी की इज्जत की दुहाई देके जाए, कोई महिला जिसकी मॉफ्ट इमेज लगाई गई है, कोई व्यक्ति जिसको डिफेम किया जा रहा है, कोई संपादक पत्रकार जिसके खिलाफ अनावश्यक अपशब्द कहे जा रहे हैं। अब आपने दूसरी बात कही तो मैं आपको एक बात और बता दूं, और ये जानना बहुत जरूरी है। आप लद्दाख को बहुत कवर करती हैं। आपको याद होगा ट्विटर ने एक बार लद्दाख के पार्ट के मैप को चीन का बताया था। जब उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया तो बहुत मुश्किल से निकाला। ये सिंगापुर के वेरिएंट को जब कहा गया तो वहां प्रोटेस्ट किया गया तो आपने फट से हटा दिया। लेकिन भारत के कोविड दुर्भाग्यपूर्ण है तो आप उसको इंडिया वेरिएंट अपने प्लेटफॉर्म पर चलाते हैं। क्यों चलाते हैं आप?
जवाब दीजिए इसका। याद करिए जब फार्मर्स का प्रोटेस्ट था, तो जब लाल किले पर कुछ शरारती और आतंकवादी प्रोत्साहित करने वाले ताकतों ने हमला किया, तो आपने कहा ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बोलने का अधिकार है। लेकिन जब वॉशिंगटन के कैपिटल हिल पर लोगों ने हमला किया तो आपने सबके ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए, उस समय के राष्ट्रपति का भी बंद कर दिया। अच्छा किया। तो भारत के साथ ये दोहरा मानदंड क्यों? यही मेरे सवाल। ये दोहरा मानदंड नहीं चलेगा। आप अमेरिकी सीनेट के सामने पेश हो जाते हैं, चाहे जुकरबर्ग हो या बाकी हो, आप ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने हो जाते हैं, जब भारत की संसद की कमेटी बनाती है तो आप नानुकुर करते हैं। तो मुझे कहना पड़ा भारत की संसद भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना अमेरिकी कांग्रेस है। तो ये इनको समझना पड़ेगा। अभी आप देखिए, वैक्सीन के लिए हम सब काम कर रहे हैं, आप वैक्सीन हेजिटेंसी के कई ट्वीट्स को आप करते हैं वायरल, क्यों करते हैं? ये आप खुद क्यों नहीं सोचते? और एक तरफ आप कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी, और दूसरा आपने एक कानून बना दिया है किसका ट्विटर अकाउंट हम ब्लॉक करेंगे और किसका नहीं करेंगे ये हम ही तय करेंगे। रविशंकर जी, देश हित की बात एक तरफ है और देश हित के हिसाब से ये जरूरी है, हाँ होना चाहिए यहां पर अफसर, क्योंकि जो भारत के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्हें वाकई बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मुश्किलें होती हैं कि इस तरह से सोशल मीडिया से या ईमेल्स के जरिए उन्हें पूरा मेल ट्रेल मिल सके, सोर्स मिल सके। लेकिन यहां पर एक चीज है जो आज के विमर्श से सामने आती है, और खासकर जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई के बीच ट्विटर का किरदार आ जाता है, मैनिपुलेटेड मीडिया। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के ट्वीट के साथ इस शब्द का इस्तेमाल उन ट्वीट्स के साथ जहां पर कांग्रेस के टूल किट की बात की जाती है, और इसीलिए विमर्श में यह सवाल उठ जाता है कि कहीं यह सरकार की तरफ से बैकडोर सेंसरिंग तो नहीं है। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं श्वेता जी, 25 फरवरी को यह गाइडलाइन गजट में प्रभावी हो गए थे। उसी में कहा गया था कि जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो बड़े हैं 50 लाख से ऊपर यूजर बेस के, उनके लिए हम 3 महीना का विंडो देते हैं। उनको मालूम था कि 26 से यह प्रभावी हो गया, 25 की रात में मई में खत्म हो गया। उस समय न टूल किट था, न कांग्रेस थी, न भाजपा था, इसलिए यह कहने का कोई मतलब नहीं है। और बहुत लोगों ने पालन कर भी दिया, आपको बताना चाहता हूं मैं। या कुछ लोगों ने कहा कि हम जल्दी करने जा रहे हैं एक आध 2 दिन में। अब जो टूल किट की बात है, इस पर क्योंकि मैं देश का कानून मंत्री हूं, मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, मामला पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में है। लेकिन भारत का कानून श्वेता जी यह भी कहता है कि अगर कोई पुलिस के सामने मामला है तो उसके अनुसंधान में सबको मदद करना चाहिए, कोई भी हो, संस्था हो या व्यक्ति हो। आप मदद क्यों नहीं करेंगे? अगर आपके पास कुछ मटेरियल है जिसमें आपने पाया कि यह मैनिपुलेटेड है, तो उसको आप शेयर करिए पुलिस के पास। और पुलिस कोई उनको गिरफ्तार करने नहीं गई थी, समन देने गई थी, क्योंकि बुलाने पर वो नहीं आए थे। अब कांग्रेस पार्टी ने जाकर के कहीं और एफआईआर भी फाइल किया छत्तीसगढ़ में। अब उनको घबराहट हो रही है, यहां इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो उनसे सवाल पूछे जाएंगे। अब इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन बड़ा सवाल इससे एक और निकलता है, वो मैं आपके सामने आपके दर्शकों के विचारार्थ रख रहा हूं। यह सभी प्लेटफॉर्म है, इस पर कोई भी व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति की बात कह सकता है। हां, अगर कोई आतंकवाद का प्रमोशन है, कोई महिला की डिग्निटी का कॉम्प्रोमाइज है, तो इसमें वो कार्रवाई करना भी चाहिए। लेकिन कोई किसी की आलोचना कर रहा है या कोई किसी की आलोचना का जवाब दे रहा है, तो आप तय करेंगे कि किस अकाउंट को चलने दिया जाए, किसको बंद किया जाए। और फिर एक और बड़े सवाल है, आप अगर मैनिपुलेटेड की बात करते हैं तो आपको तो सीधा पुलिस का इन्वेस्टिगेशन तो यही हो रहा था ना। इससे अधिक और मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आप जब प्लेटफॉर्म हैं तो आप संपादक बनते हैं, आप प्रकाशक बनते हैं, आप न्यूज़पेपर बनते हैं, तब तो जो एग्जम्पशन है आपको इंटरमीडिएट का सेक्शन 79 में कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी अगर आपके प्लेटफॉर्म पर किसी प्रकार की बात होती है। तो दोनों कैसे चलेगा श्वेता जी? पर रविशंकर जी, आपको लग रहा है कि संपादक बनिए, आपको लग रहा है कि ट्विटर जो है वो जो बाकी विपक्षी पार्टियां हैं उनके इशारे पर काम कर रही है या उनके लिए काम कर रही है, जिनकी मौजूदगी एक तरह से हम केंद्र में देखें तो न के बराबर है। ट्विटर ऐसा क्यों करेगा? नहीं, मेरा जवाब दूसरा है उसका।
कुछ लोग जो ट्विटर से अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, फिर रिपीट कर रहा हूं, कुछ लोग जो ट्विटर से ही अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, वो आजकल ट्विटर की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनको मुबारक है। जमीन की पॉलिटिक्स करें, जमीन से जुड़ना सीखें। हाँ, और यही बात मैं कहूंगा, ये सारे प्लेटफॉर्म हैं, ये आए, अपना काम करें, जनता को अवसर दें। अच्छा काम किया है, खूब मुनाफा कमाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें आजादी और बोलने की आजादी की नसीहत नहीं दें। भारत एक बड़ा देश है, लोकतांत्रिक देश है, यहां इंस्टीट्यूशंस हैं, यहां मीडिया है, आपके तरह तल्ख सवाल पूछने वाले प्रसिद्ध पत्रकार लोग हैं, अच्छी बात है। जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, और इसके ऊपर देश की जनता है, किसी को भी हरा सकती है चुनाव में। अब राहुल गांधी जी की पार्टी को अगर चुनाव में सफलता नहीं मिलती तो क्या उसकी खीस वो ट्विटर से निकालेंगे क्या? अगर ये उनकी राजनीति है तो चलने दीजिए। मैं बोलना नहीं चाह रहा था, आज क्या बदतमीजी किया है उन्होंने श्वेता जी, कोविड को मोविड कहा है। याद करिए, भारत के कोविड का एक नाम है जो डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। क्या राहुल गांधी अपनी हताशा में इतना नीचे गिर जाएंगे कि जब पूरे देश को कोविड की लड़ाई में एक साथ बोलना चाहिए तो क्या क्या कह रहे हैं? तो आज मैं आपके चैनल पर उनके कांग्रेस के प्रदेशों में क्या हो रहा है, क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, वो खोलना शुरू करूं क्या मैं? ये मुझे बहुत पीड़ा होती है कि एक व्यक्ति जो इतने बड़े खानदान से है, जिसके कारण वो है जहां वो है, उनका स्तर ये हो गया है। इससे अधिक और मुझे कुछ नहीं बोलना। रविशंकर जी, कपिल सिब्बल ने आज आईटी मिनिस्ट्री से ही सवाल पूछा। उन्होंने लिखा कि हाउ कैन यू से ट्विटर्स एक्शन डाइल्यूट्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ ट्विटर एज ए न्यूट्रल एंड अनबायस्ड प्लेटफॉर्म बिफोर द इन्वेस्टिगेशन इज ओवर। यानी जिस चीज के लिए ट्विटर पर उंगली उठा रहे हैं कि बिना इन्वेस्टिगेशन के कैसे वो मैनिपुलेटेड मीडिया कह सकता है, वैसे पहले ट्विटर पर इस तरह से आरोप कैसे लगाए जा सकते हैं कि वो बायस्ड है। आप जवाब देना चाहेंगे इस आरोप का? अब देखिए, आपको उनको यहां नहीं लेना चाहिए था, अब आपने पूछ ही लिया है। तो कपिल सिब्बल सीनियर एडवोकेट और कपिल सिब्बल देश के पूर्व आईटी मंत्री का यह कमेंट नहीं है, यह कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता का कमेंट है। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं फिर रिपीट करूंगा श्वेता जी, भारत की डिजिटल संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का जमाना चला गया, जिनका मोटो था कि मुनाफा तो भारत से कमाएंगे, कानून इंग्लैंड का लगेगा। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है। रिपीट करता हूं, आप आइए, आपका स्वागत है। अपने यूजर्स को अपने सवाल उठाने दीजिए, वो हमसे भी पूछें, मोदी जी से पूछें, खूब सवाल करें, आलोचना करें, सबों की आलोचना करें, कोई दिक्कत नहीं है। ये भारत का संविधान है, लेकिन भारत का कानून और भारत के संविधान का पालन आपको करना पड़ेगा। आप ये नहीं कहेंगे कि हम सिर्फ अमेरिका के कानून से गाइडेड होंगे या सिर्फ हम अपने कानून से गाइडेड होंगे। अगर इंटिमिडेशन की बात वो करते हैं कि हमें डराया जा रहा है, दिल्ली पुलिस का उनके दफ्तर पर पहुंचना, और एक तरह से अगर हम देखें तो सारी की सारी ये चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे ट्विटर हो, गूगल, फेसबुक, सब इस तरह का रुख वो कैसे हिंदुस्तान की धरती पर रहकर ही, लेकिन वो कड़ाई से खड़े हैं कि नहीं, हम तो बदलाव नहीं करना चाहते, या बदलाव करेंगे तो हमें 6 महीने का समय दे दीजिए, या हम कोर्ट में जाना चाहते हैं। क्या ये अहम का टकराव भी हो गया है? क्या सरकार अपनी तरफ से इसे एक ईगो इशू बना रही है कि हमारे कुछ नेताओं के साथ कैसे ट्विटर ने ऐसा पक्षपात कर दिया? पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अच्छा कि आपने सवाल पूछा। हमने 3 महीने का उनको वक्त दिया था। कुछ ने कहा था कि हमको 3, 4, 5 महीने समय और दीजिए, कोई विस्तार से कारण नहीं दिया था। अभी मैं फिर कहता हूं, आप अहम की बात को अलग करिए, कोई अहम का सवाल नहीं है, लेकिन आपके सवाल के जवाब में मेरा एक सीधा उत्तर है। एक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर, शिकायतकर्ता पदाधिकारी को अपॉइंट करने में क्या यूपीएससी की परीक्षा करानी पड़ती है क्या, आईएएस की तरह? एक नोडल ऑफिसर और एक कंप्लायंस ऑफिसर को नियुक्त करने में कोई दिक्कत होती है क्या आपको? क्या मतलब है इसका? कोई कारण भी तो होना चाहिए। आप अपने एक पदाधिकारी को बना दीजिए कि हमने इनको अंतरिम शिकायतकर्ता बना दिया, इसका ये नेम है, इसका एक टेलीफोन है, आपको चाहे शिकायत करिए। श्वेता, फिर कहता हूं
शिकायत करिए तो नहीं, यहां नहीं, अमेरिका में बात करिए, हमारा कोई पावर नहीं है। भारत के यूजर्स के साथ यह व्यवहार उचित नहीं है, और अगर है तो देश का आईटी मंत्री सख्त बोलेगा। स्पष्ट बता दूं आपको, भारतीयों के अधिकारों की मुझे उतनी ही चिंता है। फिर दूसरी बात कहूंगा, व्हाट्सएप कोर्ट गए हैं, कोर्ट की बात हम कोर्ट में करेंगे, उस पर नहीं बोलना है। लेकिन फिर रिपीट करूंगा, आप जब अपने फेसबुक के डेटा को शेयर करेंगे फेसबुक के एक बिजनेस इंटरेस्ट में, तब तो कोई प्राइवेसी का विषय नहीं आता। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में वहां की एजेंसी आपसे पूछेंगी तो आप फट से दे देंगे? सारे सवाल भारत के लिए हैं क्या? और आपने सही कहा, अनुसंधान की एजेंसी जब खोज करती है तो बहुत जल्दी से विषय निकलते हैं। ये मैं जानता हूं कि दिल्ली के हाल के राइट में काफी लोग इसीलिए पकड़ाए कि उनका डिजिटल फॉरेंसिक एविडेंस बहुत सख्त था। तो ये तो इनका दायित्व है कि कानून के संबंध में वो मदद करें। ये मैं आप उनसे आग्रह भी करूंगा कि ये आपका दायित्व है, इस बात को आप समझें, और कृपया करके भारत की डिजिटल संप्रभुता को हल्के में न लें। ये बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं। रविशंकर जी, ट्विटर ने अपनी तरफ से ये कहा है और बार बार कहा है कि सरकार की तरफ से उन्हें कहा गया है समय समय पर कि किस तरीके से सरकार की तरफ, सरकार के बारे में जो क्रिटिकल हैं ट्वीट्स, उन्हें हटाया जाए, और उसने उनमें से कई पर एक्ट भी किया है। आप अगर ट्विटर पर बायस का आरोप लगाते हैं तो इसके साथ ही अप्रैल में जब 50 लगभग ट्वीट्स को ब्लॉक करने के लिए आपकी तरफ से कहा गया था ट्विटर को, तो उन ट्वीट्स को ब्लॉक किया गया था, जिसमें कांग्रेस के भी कई बड़े नामों, कई बड़े नेताओं के ट्वीट्स को ब्लॉक किया गया था, जैसे पवन खेड़ा थे या फिर तेलंगाना से जो कांग्रेस के एमपी हैं वो थे। तो ये सारी चीजें एक तरफ हो रही हैं, दूसरी तरफ आपका आरोप है, तो इसमें लोग थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि यह मामला चल क्या रहा है। मैं आपको इसका उत्तर देता हूं। उस समय क्या हुआ था, देखिए, एक बहुत पीड़ा की बात है, विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी के लोग जिस तरीके का क्रिटिकल समय में वो ट्वीट करते हैं। ये सारा विषय कब हो रहा था? जब किसानों के आंदोलन को लेकर मामला चल रहा था गंभीर। याद है आपको, लाल किले घटना हुई थी। हैशटैग मोदी क्या था, मुझे बताइए तो आप, किसके द्वारा प्रायोजित किया गया था कि मोदी के द्वारा किसानों के मर्डर की कोशिश की जा रही है? वहां भी एक आया था ना, विदेश से टूल किट, याद होगा आपको, आप लोगों ने बहुत कवर किया था। उसमें क्या कहा गया था कि ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, विदेशी मीडिया के पास जाओ। आप सार्थक आलोचना करिए ना, वो तो उनके नेता ही करते रहते हैं। सार्थक क्या, अस्तरहीन आलोचना करते हैं। आज मैंने उसका संकेत दे दिया आपको। तो आप कुछ जब नॉर्म्स के माध्यम से आप हिंसा को पनपाएंगे, बढ़ाएंगे, तो सरकार कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक बात तो ये हो गई। अब मैंने आपसे फिर पूछा, अगर ट्विटर की इतनी समझदारी है तो लद्दाख को चीन का अंग क्यों बताया आपने मैप में? किसकी कार्रवाई थी? एक दूसरा, मैंने बताया आपको, बाकी कई किसान आंदोलन की बात मैंने बताई आपको, मैंने बाकी अमेरिकन कांग्रेस के बारे में उनके दोहरे मानदंड बताया, और दर्जनों है। मैं उस पर आज ट्विटर बेस्ड, आप इस बहस को मत बनाइए। लेकिन मैं आपसे एक फिर बड़ी बात कहना चाहता हूं, और बड़ी बात क्या है? आप प्लेटफॉर्म हैं कि आप रेगुलेटर हैं। आज मैं आपके लिए, श्वेता जी, एक बहुत ही संवेदनशील विषय को उठाना चाहता हूं। यह बहस आगे बढ़ेगी। इन लोगों ने बहुत से फैक्ट चेकर रखे हुए हैं, मतलब कोई ट्वीट करता है तो उसमें सही है गलत, वो फैक्ट चेकर ट्वीट करते हैं, चेक करते हैं। ये फैक्ट चेकर कौन है? न उनका नाम सार्वजनिक है, उनको कैसे अपॉइंट किया गया, न इसकी जानकारी है। भारत के 130 करोड़ प्लस लोगों के विचारों के प्रतिपादन का रेगुलेशन करने का अधिकार दिया है। जो मुझे जानकारी मिली है, मैं और प्राप्त कर रहा हूं, इसमें कुछ लोग ऐसे फैक्ट चेकर हैं जिनका एक ही एजेंडा है, हेट मोदी, मोदी जी से घृणा करो, आलोचना नहीं, घृणा करो। और कुछ लोगों में ऐसे लोगों के इन्वेस्टमेंट लगे हुए हैं जिनका काम ही है भारत टूटे। तो आप इसको देखने का काम नहीं है क्या? 130 करोड़ के देश में आपको कुछ न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव फैक्ट चेकर नहीं मिलते हैं क्या? ये सवाल उठेंगे और उठने चाहिए भी। ये है अकाउंटेबिलिटी। हम आप कैसे काम करते हैं ये आपका अधिकार है, लेकिन आप क्या करते हैं ये देश के सामने आना जाना चाहिए। इसीलिए कल जो आपने देखा होगा, मेरा बहुत कड़ा स्टेटमेंट था
वो मुझे क्यों कहना पड़ा कि एक अमेरिका में बैठी हुई प्रॉफिट कमाने वाली प्राइवेट कंपनी हमें लोकतंत्र की नसीहत दे रही है, हाँ, बोलने के अधिकार के बारे में बोल रही है। ये स्वीकार्य नहीं है। इसलिए हमने कहा आप कानून का पालन करिए स्ट्रेट अवे, जो आपसे कहा गया है। और फिर मैं पूछता हूं, इसके लिए कानून की जरूरत है क्या श्वेता जी? आप एक ग्रीवांस ऑफिसर बना दीजिए, जहां कोई पीड़ित आदमी जा सके, मां जा सके, महिला जा सके, पुलिसकर्मी जा सके, आम आदमी जा सके, संपादक पत्रकार जा सके। तो क्या दिक्कत है कि आप 15 डेज में बताइए कि आपने उनके शिकायत का निष्पादन किया या नहीं किया। एक नोडल ऑफिसर रखिए कि कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन, भैया हमारी मदद करो, हमें इस आतंकवादी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, मदद करो। आप बाहर में करते हैं, हिंदुस्तान में क्यों नहीं करिएगा? ये सारी चीजों को करने के लिए क्या हमें कानून बनाना पड़ेगा? और कानून बनाएंगे तो उसके अनुपालन में आप इस तरह की बड़ी बड़ी बात करेंगे। रविशंकर जी, एक होती है आलोचना, एक अब वो स्तरहीन है कि नहीं, वो सही है कि नहीं, ये कौन तय करे? और दूसरा, फैक्ट चेकर क्या वही न्यूट्रल होगा जो आपके पक्ष में फैक्ट्स को चेक करेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो फैक्ट चेकर न्यूट्रल नहीं हो सकता जिसका पब्लिक प्रोफाइल है टू हेट मोदी, जो कैंपेन चलाते हैं। मेरी बात समझ रही हैं आप? हाँ, इसका मतलब एजेंडा आपने फिक्स कर दिया है। बात मेरी समझ रही नहीं समझ रही आप? एजेंडा आपने फिक्स कर दिया है। चलिए, वो अगला अलग विषय, तो आपने पूछा तो मैंने बता दिया आपसे। हम बिल्कुल आलोचना का स्वागत करते हैं। और श्वेता जी हमारे प्रधानमंत्री, वो आज से, वो तो 2001 से ही आलोचना का शिकायत बन रहे हैं। भारत ही नहीं, दुनिया भर में कुछ गंभीर वामपंथी विचारों से प्रभावित लोग का काम ही था। दुनिया में कैंपेन चलाया इन लोगों ने। अब दिक्कत है कि भारत के लोग उनको बार बार जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसीलिए मैं फिर कहता हूं कि ये सोशल मीडिया कंपनी को ये समझने की जरूरत है कि भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग दूसरा भी सोचता है। और अगर आप सिर्फ एक ही सोच को नियमित करेंगे, आप इसके अकाउंट को कैंसिल करेंगे, उसकी कोई सुनवाई नहीं करेंगे, और ऊपर से लोकतंत्र का लेक्चर हमें देंगे और भारतीय कानूनों का पालन नहीं करेंगे, दिस कैनॉट गो श्वेता जी, वेरी क्लियर। बहुत धन्यवाद रविशंकर जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो रविशंकर प्रसाद, जो कि सरकार का रुख सामने रख रहे थे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से जिस तरीके से ठन गई है इस समय। बहरहाल, नई गाइडलाइंस को लेकर सोशल मीडिया कंपनियों को देश के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने क्लियर मैसेज दे दिया है। लेकिन सोशल मीडिया कंपनियां नियमों को लेकर जो मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं वो ये है कि अगर नियम लागू हुए तो भारत में उनके यूजर्स का निजता का अधिकार खतरे में पड़ जाएगा। व्हाट्सएप की दलील है कि नए नियम से उसे सरकार को यूजर्स की जानकारी शेयर करनी होगी, और वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि व्हाट्सएप के मैसेज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं। यहां आपको संक्षेप में बता देते हैं कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन क्या होता है। इस फीचर से यह पक्का हो जाता है कि मैसेज और कॉल सिर्फ आपके और आपके कॉन्टैक्ट के बीच ही रहें, यानी एंड टू एंड एनक्रिप्शन से आपके मैसेज, फोटो, वीडियो और कॉल सुरक्षित हो जाते हैं। यहां तक कि व्हाट्सएप भी उन्हें पढ़ सुन और देख नहीं सकता, यह व्हाट्सएप का दावा रहता है। आसान भाषा में कहें तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन एक ऐसा फीचर है जो आपके मैसेज में डिजिटल लॉक लगा देता है, और इसे देखने या सुनने के लिए एक डिजिटल चाबी की जरूरत होती है जो सिर्फ मैसेज पाने वाले व्यक्ति के ऐप में होती है। अपने मैसेज को सुरक्षित करने के लिए आपको कोई सेटिंग ऑन करने की जरूरत नहीं होती है। व्हाट्सएप एंड टू एंड एनक्रिप्शन का स्टेटस नहीं बदल सकता, कुछ भी बदलाव करने पर यूजर को नोटिफिकेशन मिलता है। व्हाट्सएप ने यह फीचर वर्ष 2016 में लॉन्च किया था। एंड टू एंड एनक्रिप्शन की सुविधा कई मैसेज सर्विस में होती है, और इस सुविधा को लेकर दुनिया भर में अलग अलग देशों की जांच एजेंसियां असमंजस की स्थिति में रहती हैं, क्योंकि गंभीर अपराधियों को ट्रैक करने के लिए अगर एंड टू एंड एनक्रिप्शन का ताला खुलता है तो जांच एजेंसियों का काम आसान होता है। लेकिन यह ताला सिलेक्टिव होकर सिर्फ अपराधियों के लिए नहीं खोला जा सकता, यह सबके लिए ही खोलना पड़ेगा, और ऐसा करने पर आम लोगों की निजता के अधिकार का प्रश्न उठेगा। सवाल यह भी है कि कोई अपराधी है या नहीं, इसे तय करके उसका एंड टू एंड एनक्रिप्शन तोड़ा जाएगा या पहले ही एनक्रिप्शन को तोड़कर उसके मैसेज से तय होगा कि वो अपराधी है या नहीं। एंड टू एंड एनक्रिप्शन को लेकर टेक कंपनियों से दुनिया की सरकारों का बीते कई वर्षों में आमना सामना हुआ है। एनक्रिप्शन कवच को तोड़ने के तर्क सरकारों और कानून का पालन कराने वाली एजेंसियों ने समय समय पर दिया है और कहा है कि आतंकियों और अपराधियों के लिए भी निजता के अधिकार की दलील खतरनाक है।
टेक कंपनियां कहती हैं कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन वाले संदेशों को वो भी पढ़ नहीं सकती, लेकिन टेक कंपनियां आपको ट्रैक जरूर कर सकती हैं। टेक कंपनियों के पास हर एक संदेश का मेटा डेटा होता है, यानी वो जानती हैं कि कब संदेश का आदान प्रदान हुआ, संदेश भेजने और पाने वाले का ब्यौरा, मसलन उसकी पहचान, उसका फोन नंबर, उसकी प्रोफाइल पिक्चर क्या है, इसकी जानकारी टेक कंपनियों को होती है। ऐसे में यूजर प्राइवेसी की दलील कहीं नहीं टिकती। टेक कंपनियां देश के कानून से ऊपर भी नहीं हो सकती। अगर कानून का पालन कराने वाली एजेंसी ने अपनी जांच में कोई जानकारी मांगी है तो उसे साझा करने से इनकार कैसे किया जा सकता है? लेकिन एन्क्रिप्शन कवच को बनाए रखने के तर्क भी बड़े ताकतवर हैं। किसी खास यूजर का एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए एन्क्रिप्शन के समूचे ढांचे में छेद करना पड़ेगा और ऐसे में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अगर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को लेकर एजेंसियों का जोर चलने लगेगा तो समूचे डिजिटल संचार की विश्वसनीयता खतरे में पड़ जाएगी। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन टूटने की स्थिति में हमेशा जासूसी की आशंका बनी रहेगी। हालांकि इसके साथ ही यह बात भी समझने की है कि जैसे जैसे तकनीक का विकास हो रहा है, तकनीक के पास हर चीज का समाधान होता है, फिर तकनीक के पास अपनी ही एक पेचीदा स्थिति का समाधान कैसे नहीं, यह बात भी गले नहीं उतरती। अब खबरों की दिशा को बदलते हैं और आपको उस टीम के बारे में बताते हैं जो महामारी के बीच टूटती हुई सांसों की डोर को जोड़ने की कोशिश कर रही है। वायुसेना ने अपने C-17 ग्लोब मास्टर विमानों को महत्वपूर्ण ड्यूटी पर लगाया हुआ है और भारत के वायुवीरों के भरोसे देश में ऑक्सीजन की आशा जगी है। आज तक की टीम ने इस मिशन को कैमरे पर रिकॉर्ड किया है। आप भी ये रिपोर्ट देखिए। लेह की सीमा पर टैंक की तैनाती हो या फिर अस्पतालों में ऑक्सीजन टैंकर की सप्लाई, C-17 ग्लोब मास्टर ने बेजोड़ और शानदार प्रदर्शन किया। कोरोना की दूसरी लहर में वायुसेना के इस विश्वसनीय साथी ने घंटों उड़ान भरकर ऑक्सीजन की तुरंत सप्लाई को मुमकिन किया है। ये इस वक्त भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा आधुनिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसकी मारक क्षमता दुनिया भर में जानी जाती है। अमेरिका का बना हुआ जहाज है, 250 करोड़ का ये जहाज है, लेकिन पिछले 1.5 साल के दौरान इस जहाज ने अपनी पूरी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया है और खासतौर से इस वक्त जब कोरोना महामारी चल रही है तो वहाँ पर भी इसने देश के हर कोने में ऑक्सीजन पहुँचाने का काम किया है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर C-17 ग्लोब मास्टर की लैंडिंग हुई है। बेल्जियम से करीब 8 घंटे की उड़ान के बाद 36,000 किलोग्राम के 4 ऑक्सीजन टैंकर को देश लाया गया है। इस वक्त हम आपको हिंडन एयरबेस पर दिखा रहे हैं किस तरह से भारतीय वायुसेना का जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है ट्रांसपोर्ट C-17 उसके जरिए किस तरह से जो ऑक्सीजन के कंटेनर हैं, क्रायोजेनिक जो कंटेनर हैं, वो ले जाए जा रहे हैं। ये इस वक्त बेल्जियम से आए हुए 4 कंटेनर हैं जिनकी क्षमता की अगर बात की जाए तो 36,000 किलोग्राम इसमें ऑक्सीजन आती है। वायरस के खिलाफ इस जंग में एयरक्राफ्ट में तैनात क्रू के सदस्यों ने बिना थके अपनी जिम्मेदारी निभाई। आज तक पर पहली बार आप इस मिशन में तैनात वायुसेना के जांबाज अफसरों से मिलेंगे। पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने, इनफैक्ट 40 दिन से हम एयरफोर्स लगातार 24/7 यूरोप की, अब बेल्जियम, लंदन, जर्मनी हो या साउथ ईस्ट एशिया में सिंगापुर हो, बैंकॉक से हमने नॉट ओनली कंटेनर्स या लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कंटेनर्स बट और भी बहुत तरह की इक्विपमेंट जो हमारे देश को अभी रिक्वायर्ड है, जैसे ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स, एम्प्टी सिलेंडर्स और सपोर्ट के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, यहाँ पे कोविड केयर हॉस्पिटल को सेटअप करने के चाहिए। अब तक वायुसेना ने देश विदेश से लगभग 800 ऑक्सीजन टैंकर लाने का काम किया है। पिछले 40 दिनों में वायुसेना के C-17 और IL-76 विमानों ने लगभग 3000 घंटे की उड़ान भरी। एयरक्राफ्ट के जरिए 650 टैंकर्स को भारत के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया गया है। 120 ऑक्सीजन टैंकर विदेश से लाए गए। पिछले 40 दिनों में हमने ऑलमोस्ट 1600 सॉर्टीज, तकरीबन 3200 घंटे, जिसमें C-17, C-130,
AN-32 जैसे विमान यूज़ किए गए और IL-76, हमने ऑलमोस्ट 14,000 टन लोड उठाया है। हमारी देश की जो डेली की रिक्वायरमेंट है आज की डेट में तकरीबन 7,000 टन पर डे, हमने ऑलमोस्ट उसकी ट्वाइस दी एफर्ट उठाई है जस्ट बाय एयरलिफ्टिंग। विशाल, मजबूत और लंबी दूरी तक सामान ढोने वाला ये विमान किसी भी मौसम में लंबी दूरी तक बड़े लड़ाकू उपकरणों, सैनिकों और मानवीय सहायता के लिए सक्षम है। कोरोना की दूसरी लहर में इसके अधिकतम क्षमता के साथ इस्तेमाल से बड़ा अंतर आया है। क्रू ने समझाया कि आखिर कैसे इस उड़ान ने लोगों की जिंदगियां बचाई हैं। आप लोगों ने कहां-कहां और किस तरह से ऐसे बड़े टैंकर पहुंचाने का काम किया? देखिए, हमने ये टैंकर जो है ये हम सारे विदेश से लेके आए हैं और हिंदुस्तान के अंदर हम लोग खाली जो ट्रक्स होते हैं जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन भरी जाती है, उनको जहाँ पे वो हॉस्पिटल में आके अपना ऑक्सीजन देते हैं, वहाँ से वो ट्रक हमारे पास आता है नियरेस्ट एयरपोर्ट पे जहाँ पे हम लैंड कर सकते हैं और वहाँ से हम उसको उस जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे कि उसमें फिर से ऑक्सीजन भरी जाएगी, जिससे कि एटलीस्ट एक तरफ का रास्ता जो वो 2 या 3 दिन में कवर करते, वो 1 या 2 घंटे में कवर कर लेते हैं। हिंडन और आगरा वायुसेना स्टेशन पर टैंकरों से ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए मालवाहक विमान C-17 का इस्तेमाल किया गया है। एयरक्राफ्ट क्रू लगातार उड़ान भरता है, खासकर विदेश से मेडिकल उपकरण लाने के दौरान बिना रुके पहुंचना और फिर 2 से 3 घंटे में वापसी की उड़ान, ये चुनौती बहुत बड़ी होती है। बहुत ही स्ट्रिक्ट रेस्ट पीरियड्स और ड्यूटी पीरियड्स का होते हैं, जो कानून होता है उनका, तो हम वो फॉलो करते हैं, जिससे कि ऐसा कभी भी ऐसा ना हो कि एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड रह रहा है या फिर कोई इंसिडेंट हो। इसलिए हमेशा हम क्रू को मॉनिटर करते हैं, उनको फटीग ना हो। यहाँ पर इस वक्त हम जब C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर जो क्रू, जो एयर वॉरियर हैं, उनसे जब बात की तो एक बात साफ है कि इस बार का जो दुश्मन है वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन भारतीय वायुसेना ने उसके खिलाफ भी हर मोर्चे पर, हर स्तर पर पूरी तैयारी की है और उसका मुकाबला किया है। 2013 में स्काई लॉर्ड स्क्वाड्रन में शामिल होने के बाद से भारतीय वायुसेना के C-17 बेड़े ने सैन्य अभियानों के तहत कई तरह के ऑपरेशंस पूरे किए हैं। चीन के साथ तनाव के दौरान दुर्गम स्थानों पर रसद और सैन्य साजो सामान पहुंचाकर इस विमान ने अपनी क्षमता का भरपूर प्रदर्शन किया है। महामारी के कहर के बीच ये परिश्रम, जीवन रक्षा में ये योगदान अनमोल है। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। एयरफोर्स का सकारात्मक अभियान आपने देख लिया। इसी स्तर के कारगर टीका अभियान की जरूरत भारत को है। भारत का वैक्सीनेशन कार्यक्रम इस वक्त हाँफ रहा है और इसे तेज करने के लिए भारत की नजर विदेशी वैक्सीन पर है। भारत में कोवैक्सीन, कोविशील्ड पहले से है, स्पुतनिक की एंट्री हो चुकी है और अब भारत की नजर मॉडर्ना, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन पर है। सवाल यह है कि विदेशी वैक्सीन और खास तौर पर फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को तुरंत भारत लाने में क्या पेच है और ये दोनों वैक्सीन भारत में पाए गए कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट्स पर कितनी असरदार होंगी। इसका जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिलेगा। कोरोना से मुक्ति का कारगर हथियार वैक्सीनेशन ही है, लेकिन वैक्सीन की डिमांड और सप्लाई की चेन ब्रेक हो गई है और पूरा वैक्सीन प्रोग्राम धीमा पड़ गया है। इस मिशन को विदेशी वैक्सीन की जरूरत है। भारत सरकार का कहना है कि कुल 20 करोड़ से ज्यादा डोजेस भारत में वैक्सीनेशन की दी जा चुकी हैं, लेकिन अगर हम इसे भारत की कुल जनसंख्या के मुकाबले देखें तो ये सिर्फ 3% का आंकड़ा सामने आता है। इसके मुकाबले यूनाइटेड किंगडम में देखें तो वहां पर 50% से ऊपर लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। बहुत ज्यादा लोगों को दूसरी डोज दी जाए, इसके लिए एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का डोज गैप यूके सरकार ने फिर से कम कर दिया है। भारत में ये गैप अब भी 12 से 16 हफ्तों का है। भारत के सामने वैक्सीन लाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारत में कुल जनसंख्या में सिर्फ 3% लोगों को ही वैक्सीन के दोनों डोज लगे हैं। कोरोना के 10 सबसे ज्यादा संक्रमित देशों में वैक्सीनेशन के मामलों में भारत सबसे नीचे है। इसका मतलब यह है कि भारत में वैक्सीन की कमी पूरी करने के लिए तुरंत फाइजर और मॉडर्ना जैसी बड़ी कंपनियों को भारत में उतारना पड़ेगा। लेकिन सवाल उठे कि क्या दोनों वैक्सीन का भारतीय लोगों पर ट्रायल हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो फिर ये वैक्सीन कितनी सुरक्षित मानी जाए। मेडिकल एक्सपर्ट्स का दावा है कि फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और ये वायरस के अलग अलग वेरिएंट पर कारगर भी है। अमेरिका की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च में दावा किया गया है
कि फाइजर और मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन भारत में पाए गए 2 वेरिएंट्स पर भी असरदार है। इंडिया में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं तो इंडिया को डेफिनेटली वैक्सीन ही हैं जो हमें इस वेव से एक तरह का एग्जिट दिलवा सकती हैं और हमें बहुत वैक्सीन की जरूरत होगी। फाइजर वैक्सीन अगर इंडिया में आती है तो इट इज गुड न्यूज, क्योंकि फाइजर की जो एफिकेसी है वो भी देखी गई है रियल वर्ल्ड में काफी अच्छी है, 90-95% है। और जब हम फाइजर की और एस्ट्राजेनेका जो कि कोविशील्ड है इंडिया में, उसका कंपैरिजन भी करते हैं तो दोनों में वैसे तो जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज हैं दोनों में अच्छी पाई जाती हैं सेकेंड डोज के बाद, लेकिन फर्स्ट डोज के बाद फाइजर में जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज का लेवल है वो कोविशील्ड या एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से काफी ज्यादा है, लेकिन सेकेंड डोज के बाद वो सिमिलर लेवल्स पर आ ही जाते हैं, बट स्टिल इट इज क्वाइट गुड। सरकार भी फाइजर की वैक्सीन को लेकर आश्वस्त दिखी, तभी तो फाइजर से करार को लेकर सरकार की बातचीत शुरू हो गई। फाइजर इसी साल 5 करोड़ टीके भारत को देने को तैयार है। अगर मंजूरी मिलती है तो जुलाई के महीने में 1 करोड़ डोज और अगस्त में भी 1 करोड़ डोज, सितंबर में 2 करोड़ और अक्टूबर महीने में 1 करोड़ डोज मिलेगा। मगर कंपनी इसके लिए बड़ी छूट चाहती है। फाइजर के मुताबिक उसने अमेरिका समेत 116 देशों से क्षतिपूर्ति के करार किए हैं। दुनिया भर में फाइजर के टीके की अब तक 14 करोड़ 70 लाख खुराक दी जा चुकी हैं। हमने बिल्कुल शुरू से हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, माय ऑर्गेनाइजेशन हियर, हमने मिलके इन सब कंपनीज को एंड स्पेसिफिकली फाइजर, मॉडर्ना, J&J के साथ लगातार बातचीत और कांटेक्ट रखा। इनफैक्ट फाइजर के साथ तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी डिक्लेरेशन वगैरह का जो करार करना पड़ता है वो भी किया। तो कांस्टेंट टच में रहे, इनवाइटिंग देम टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया, इनवाइटिंग देम टू सप्लाई इन इंडिया का एंगेजमेंट शुरू से ट्रांसपेरेंट तरीके से पार्टनरशिप की नजर से चलता हुआ आया है। अब हमें इंडिकेट हुआ कि फाइजर वैक्सीन अवेलेबल उपलब्ध कर सकते हैं। इमीडिएटली उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है और उसकी तरफ हम तरीके से बढ़ रहे हैं। वहीं मॉडर्ना साफ साफ ये कह चुकी है कि वो इस साल भारत में कोई वैक्सीन नहीं दे सकती, क्योंकि उसके पास 2021 में अमेरिका से बाहर के लिए टीके का स्टॉक नहीं है। जो लोग स्पुतनिक वी वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उनका इंतजार खत्म होने वाला है। अपोलो अस्पतालों में जून के दूसरे सप्ताह से वैक्सीन लगनी शुरू होगी। देश को विदेशी वैक्सीन की जरूरत तब पड़ी जब देश में टीकाकरण अभियान में शामिल कंपनियों का प्रोडक्शन वक्त के साथ नहीं बढ़ा। अभी देश में टीकाकरण अभियान में 2 टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तक 20 करोड़ 57 लाख टीके की खुराक दी जा चुकी है, लेकिन ये रफ्तार बेहद धीमी मानी जा रही है। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक हर महीने 1.5 करोड़ डोज बना रही है, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का प्रोडक्शन 6.5 करोड़ प्रति माह है। प्रतिदिन के हिसाब से ये 27.5 लाख से 28.5 लाख डोज होती है। मौजूदा समय में एक महीने में औसतन 16.5 लाख वैक्सीन डोज लग रही हैं। इस हिसाब से भारत में सभी को वैक्सीन लगाने में करीब 4 साल का वक्त लग जाएगा। अगर हिंदुस्तान ने वैक्सीन स्ट्रेटेजी नहीं ठीक लगाई, एक बार नहीं अनेक बार लोग मरेंगे। एक वेव नहीं आएगी, 2 वेव नहीं आएगी, 3 वेव नहीं आएगी, 4 वेव नहीं आएगी, आती जाएंगी, क्योंकि वायरस अडेप्ट करता रहेगा। हिंदुस्तान के 3% को आपने वैक्सीन दी, मतलब 97% लोग को कोरोना पकड़ सकता है। राहुल जी, अगर वैक्सीन की चिंता ही करते हो तो जरा अपने कांग्रेस के राज्यों में ध्यान दो, वहां वैक्सीनेशन में गड़बड़ हो रही है। उनको जो 1 मई से कोटा दिया गया है, 18 से 45 उम्र के लोगों के लिए उत्पादकों से 25% उनके लिए रिजर्व है, वो तो ले नहीं रहे। कोरोना की दूसरी लहर का आकलन हो या फिर वैक्सीनेशन प्रोग्राम, सरकार की नीतियां सवालों के घेरे में है। पॉलिटिक्स भी हो रही है, लेकिन इसी समय में दूसरी लहर की तबाही से सबक लेते हुए तीसरी लहर की तैयारी करनी होगी, तभी हम संक्रमण से बच पाएंगे। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
चिंता की बात यह है कि मई में भारत के 23 प्रमुख राज्यों में से 21 में टीकाकरण अभियान धीमा हो गया। तेलंगाना, केरल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा उन राज्यों में शामिल हैं जहां टीकाकरण की गति में काफी गिरावट दर्ज की गई। देश को वैक्सीनेशन स्पीड बढ़ानी होगी और इसके लिए भारत को फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना जैसी विदेशी फार्मा कंपनियों की मदद की जरूरत है। मॉडर्ना के पास तो डोज ही नहीं है, तो 2022 की शुरुआत से पहले उससे उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन फाइजर से उम्मीद है। हालांकि फाइजर अपने लिए नियमों में एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहता है। ये डील क्या रूप लेती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।